हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 30। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान और संज्ञान दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब आगे की स्टोरी। स्कूल के जाते वक्त जान ईबो को चारों तरफ ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि गैरेज में भी उसके ढूंढने लगता है। वो तो पूरी तरह पैनिक हो गया था। ईबो उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। मन में सोचने लगता है, क्या वो सडनली मुझे छोड़ दिया? ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। डायलन जहान के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जहान कहता है, हाँ, मैं अपनी बहू को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं डर रहा हूँ। मैं सोचने से ही घबरा रहा हूँ कि वो मुझे प्यार नहीं करता। डायलन सहाय करते हुए कहता है, ठीक है, तुम घर चलो, शायद वो घर जा चुका होगा। ये कहकर वो जान को कार में बैठा देता है और वो भी मुस्कुराते हुए ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। याद करने लगता है कि ईबोन ने कहा था कि जान को घर पर लेकर आने के लिए, क्योंकि उसने उसके लिए सरप्राइज रेडी कर रखा है और यहाँ पर जान उसके लिए रो रहा है। ये दोनों भी ना मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका दोस्त फाइनली खुश है। जैसे ही वो लोग वांग मेंशन में पहुंचते हैं, डायलन जहन की तरफ देखकर चिढ़ाते हुए कहता है, तुम प्रोटेक्शन जरूर यूज़ कर देना, मेरा मतलब कंडोम। जहान तो उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। कहता है, क्या? डायलन उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, कंडोम्स। जहान उसे ग्लेयर देने लगता है और अपने बैग लेकर घर के अंदर दौड़ के जाने लगता है। जैसे ही जैन घर के अंदर एंटर करता है, वो लिविंग रूम के फ्लोर पर रोजेस के पेटल देखते हैं। वो उसे फॉलो करते हुए ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है। वो इबो के रूम की तरफ जाने लगता है। अब वो इबो के रूम के डोर के बाहर खड़ा हुआ था। वो तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य था कि इबो ने क्या प्लानिंग कर रखा हुआ है। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है घर के अंदर जाने से। क्या मुझे कंडोम मेंशन करना चाहिए? वो फिर से अपने सर को मारते हुए कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? और थोड़ा सा हिम्मत लाते हुए फाइनली डोर को ओपन कर देता है। वो देखता है सामने एक चेयर और टेबल जो डेकोरेटिव था, उसके पास ईबो बैठा हुआ है। जहान धीरे धीरे ईबो के पास जाता है। ईबो कहता है, वेलकम माई जान, मैंने तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर किया है। इब्बो जान को बैठने में हेल्प करता है और वो सारे खाना दिखाने लगता है। जान तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो फाइनली उसका प्रॉमिस पूरा कर रहा है जो वो बहुत सालों पहले किया था। वो फिर से कल रात को किया था। ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हुए क्वाइटली खाना खाने लगते हैं। जब जान अपने मुंह को लिक कर रहा था तो इब्बो बस अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। वो बस उस स्पून से जेलस हो जाता है। जब जान उस स्पून को लिक करते हुए खा रहा था तो इब्बो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो स्पून को फेंक कर जान को अग्रेसिवली किस करने लगता है और स्मीक करते हुए कहता है, मैं बस इस मोमेंट में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये कहकर जान को अपने बाहों में लेकर बाथ टब की तरफ जाने लगता है जो उसने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट रोजेज से। वो जेंटली जान को बाथ टब में खड़ा करते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है और वो अपने कपड़े उतारते हुए जान के पास अंदर चला जाता है और वो उसे हॉट किस से देने लगता है। दूसरी तरफ एंजी जो ईबो और जान को इतना लबी-डबी देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। घर पे आकर घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। वो बस जान को देख रहा था कि वो इब्बो के साथ कितना ज़्यादा टची और क्रिंजी होने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब कुछ देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो मन में कहता है, जब मैं डायलन वांग को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था तब भी जान बीच में आ गया, और जब मैं इब्बो के साथ रहना चाहता हूँ तब भी जान। ये जान मेरी लाइफ को हेल बना के रख लिया है, मगर इस पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इब्बो बस मुझे बिलोंग करता है, मैं जान को उसे छीनने नहीं दूंगा। जब हम लोगों की शादी की सारी प्लानिंग हो चुका था, इस स्टूपिड ट्रिप सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। यांग जी ने तो ये प्लानिंग भी कर दिया था
कि वो अभी मिसेस वांगजी बनने वाला है, इसीलिए वो स्कूल में अनाउंस भी कर दिया था उनकी एंगेजमेंट का। मगर अब सभी उस पर हंस रहे हैं उस जान के वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इप्पो से तो मैं ज़रूर शादी करूँगा। उसकी जो फैमिली वेल्थ है जो बस मुझसे बिलोंग करता है, कोई ऑर्फन को नहीं, कोई हाउस बॉय को नहीं। मैं तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर मार डालूँगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मन में एक आइडिया आता है, हाँ, मैं मिसेस सुसन को कॉल करके सारी बातें बता देता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन में मिसेस सुसन का नंबर सर्च करने लगता है और वो जान को गालियाँ देने लगता है। वो कॉल बार बार कर रहा था मगर मिसेस सुसन उसके कॉल उठा नहीं रहे थे। अब वो मिसेस सुसन को भी गालियाँ देने लगता है और फ़ोन फेंकते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर शांत होते हुए कहता है, काम डाउन जी, तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। ये बस तुम्हारा है। अब तुम्हें आज रात की पार्टी में जाना पड़ेगा। मिसेस हुसैन को कल सुबह मैं कॉल करके बता दूंगा। आज रात वो दोनों एंजॉय कर ले। ये करते हुए अपने आप को काम डाउन करने लगता है और वो अपने बैग लेकर क्लब की तरफ जाने लगता है। अब संज्ञान के मेंशन में संज्ञान जो पूरी तरह ड्रंक हो गया था, वो वेनान के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार जान का नाम ले रहा था जिससे वेनान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वेनान जब भी जान का नाम सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं उसके पास हूँ फिर भी वो बस जान का नाम लेके जा रहा है। इसीलिए वेनान संज्ञान को रोकने की कोशिश करता है। यन प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तुम प्लीज़ अब राइट सेंस में नहीं हो, तुम रुक जाओ, मैं हान हूँ, कोई जान नहीं हूँ। मगर संज्ञान उसके बातों पर कोई भी गौर नहीं था। वेनान भी संज्ञान के टच से पूरी तरह नाराज हो गया था। वेनान तो पूरे दिल से संज्ञान से प्यार करता था, पर जब संज्ञान उससे इतना ज़्यादा करीब होता है वो उससे और दूर भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो स्ट्रगल करते हुए संज्ञान को रोकने की कोशिश कर रहा था मगर वेनान संज्ञान से स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए वो संज्ञान को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। अब वेनान कंप्लेन करते हुए कहता है, प्लीज़ यन, यहीं पर रुक जाओ, तुम अपने सेंस पे नहीं हो, ड्रंक हो, नहीं तो बाद में तुम मुझे ही ब्लेम करोगे। मगर संज्ञान वो बार बार यही कहते जा रहा था, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे एक ही रात, बस आज ही रात तुम बस मेरे हो, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। अब वेनान भी संज्ञान को नहीं रोकता। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद संज्ञान ड्रंक होने के वजह से वेनान के ऊपर ही सो जाता है। वेनान संज्ञान की तरफ देखने लगता है और उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कहता है, मुझे पता है यन, जब तुम सुबह उठोगे तुम इस बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, मगर मैं इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम जब भी जहन का नाम मेंशन करते हो तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए बाथरूम चला जाता है और खुद को क्लीन करने के बाद वो संज्ञान को क्लीन करते हुए बेड पे प्रॉपर्ली लेटा रहता है और उसे पूरी तरह ड्रेसअप करके संज्ञान के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए उस वहीं पर ही सो जाता है। अब वांग मेंशन में ईबो और चांद दोनों बाथटब में थे। ईबो बस चांद के फेस की तरफ देख रहा था, बस उसकी खूबसूरती को पूरी तरह खो गया था कि ये सच्ची में है। ये कहकर वो अपनी बनी को किस करने लगता है और जान के लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम मेरे साथ हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी दुनिया का लकीस्ट पर्सन हूँ। जान मम्बल करते हुए कहता है, नहीं, मैं लकीस्ट पर्सन हूँ वो, क्योंकि फाइनली वो मेरा है, मेरा हस्बैंड है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बस मेरे हो। जैन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वो अपनी फेस को ईबो के चेस्ट पर छुपाने की कोशिश कर रहा था।
ईबो जान के ऐसे क्यूट बिहेव देखते हुए कहता है, बेबी मेरी तरफ देखो, मैं भी तुम्हारी तरह नेकेड हूँ। तुम अपना फेस क्यों छुपा रहे हो? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे इस तरह नहीं देखना चाहते? जान तो ईबो की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, तुम कितना शेमलेस हो, तुम मेरी तरह इस तरह देखना बंद करो। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। ईबो जान की बातों पर बड़ी जोर से हंसने लगता है और उसे अपने और करीब लेकर गले लगाते हुए उसके नेक पर किस करने लगता है। जान ईबो को रोकते हुए कहता है, ईबो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ईबो रुक जाता है मगर वहाँ पर उसने लव बाइट दे दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। देखने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो सभी को ये बताना चाहता हूँ, तुम बस अपनी बहू को ही बिलोंग करते हो। ये कहकर वो जान के नेक के दूसरे साइड पर भी लव बाइट देने लगता है और कहता है, जान रुकने के लिए बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से बस अपना नाम सुनना चाहता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम बस मेरे हो और किसी का भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सा नाइट स्पेंड करते हैं और वो अपने मन में कहता है, आज की रात हमारी लाइफ का बेस्ट मेमोरेबल नाइट होगा। अगले दिन सुबह एंजी की नींद टूटता है। वो देखता है उसके पास 3 बॉय सोए हुए हैं, वो सभी नेकेड हैं और फ्लोर पर खाली बोतल पड़ा हुआ है। अब एंजी सभी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। ये कहकर सभी पर पिलो फेंकने लगता है। वो 3 बॉयज़ भी रेडी होकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब एंजी बाथरूम के अंदर जाने लगता है और मन में कहने लगता है, अगर उसके पेरेंट्स से अगर पता चला, स्पेशली उसके डैड को, तो बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएगा। वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में था। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आकर बेड पर बैठा ही हुआ था कि उसके फ़ोन रिंग होता है, जो उसके मदर ने कॉल किया था। यांगजी तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो ये कॉल उठाते ही अपनी मामा पर चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली आपको याद भी आया कि आपकी एक बेटी है जिसे छोड़कर आप बिजनेस कंपनीज पर चले गए हैं। मिसेस मांडी कहते हैं, तुम्हारा दूसरा फ़ोन कहाँ पर है? मैंने उस पर कितना ज़्यादा कॉल किया है और तुम कल रात को कहाँ पर थे? मेड्स ने कहा कि तुम घर पर नहीं हो। आई होप तुम फिर से क्लब पर नहीं होगे। एंजी कहता है, मम्मा आप चिल्लाना बंद कीजिए, मैं बस फ़ोन के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ईबो मेरी तरफ देखता भी नहीं, वो तो बस उस विच के साथ है। वो हाउस बॉय मेरे ईबो को सेड्यूस करते हुए चुरा के ले गया। मदर, मैंने कल रात को मिसेस सुसन को भी कॉल किया था, मगर उन्होंने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। मुझे लगता है आप दोनों सेम कंफ्रेंस में होंगे, तो आप उन्हें कॉल करके बता दीजिए कि घर पर आने के लिए। वो हाउस बॉय उनके बेटे को सेड्यूस कर रहा है। ये कहकर एंजी रोने लगता है। मिसेस मांडे कहते, कम ऑन बेबी, ये सच नहीं है। तुम्हारी वेडिंग ईबो के साथ तो पूरी तरह सेट है। हम लोग यहाँ पर बैठकर सब कुछ अरेंजमेंट कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग जैसे ही वापस जाएंगे तुम दोनों की वेडिंग करवा देंगे। डोंट वरी। वो मेड का बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए इनसिक्योरिटी होना बंद करो। ईबो बस तुम्हें बिलोंग करता है। एंजी तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिसेस मांडे कहते हैं, दूसरी तरफ बेबी मिसेस सुसन उस हाउसबॉय को कभी भी सन इन लव नहीं बनाएंगे, इसीलिए डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बस तुम्हारा है। वो अपनी फैमिली बिजनेस सबको संभालने वाला है और तुम उसकी वाइफ बनने वाले हो। और मिस्टर वांग ने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि उन्हें गे से बहुत ज़्यादा नफरत है और उनका बेटा ईबो वो कभी भी गे नहीं हो सकता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें सब कुछ सोचना बंद करो। यांग जी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अब वेट नहीं कर सकता। उस जान को यहाँ से बहुत दूर करना चाहता हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं उसे कुछ भी छीनने नहीं दे सकता। जो मेरा है
बस मेरा है। मिसेस मांडे कहते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मगर काम डाउन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुमने मुझे जो भी कहा है मैं सब कुछ मिसेस सुसन को बता दूंगा। तुम प्रॉपरली रेडी होकर स्कूल चले जाना। जैसे ही यहाँ का सारा काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। और तुम क्लब मत जाना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब तुम्हारे बंद है, इसीलिए तुम ठीक ठाक ही रहना। और मुझे पता है तुम उस बॉयज़ के साथ सो रहे हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम ही मुझसे शादी करने वाले हो। यांग जी बस अपने मन में सोचने लगता है। कुछ दिनों तक तुम जितनी चाहे सेलिब्रेट कर सकते हो। एक बार मिसेस सुसन घर वापस आ जाए जान वो तुम्हें मार ही डालेंगे। तो बस कुछ दिनों की बात है, तुम खुशियाँ बना सकते हो। अब संज्ञान के मेंशन में दो लड़के पीसफुली एक दूसरे को टाइटली गले लगाते हुए सोए हुए थे। जैसे ही सनलाइट संज्ञान के फेस पर पड़ता है उसकी नींद टूटता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कोई हैमर से उसके सर को मार रहा है। वो आंखें खोलना चाहता था मगर वो खोल भी नहीं पा रहा था। उसके चेस्ट पर हेवी फील होने लगता है तो वह इमीडिएटली अपनी आंखें खोलकर देखने लगता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड उसके चेस्ट पर लेटा हुआ है। संज्ञान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है। ये पहली बार नहीं था कि वैनन उसके घर पर सोया हुआ है, मगर ये पहली बार था कि वो संज्ञान के रूम में सोया हुआ है। जैसे ही वो वैनन के नेक की तरफ जो लव बाइट देखता है वो तो डर के मारे से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन में बस यही प्रे करने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे सो सकता हूँ, ये ठीक नहीं है। मैं उसे नहीं छू सकता, मैं उसके साथ इस तरह कैसे कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे कोई उठाए, मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ ये सच नहीं है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। उसके दिमाग में बस कल रात की बातें चलने लगता है कि वो ड्रंक हालत में जान सोचकर कितनी बड़ी गलत कर चुका है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे एडवांटेज लेने की कोशिश कर चुका है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मैंने ये क्या कर दिया, ओह माय गॉड, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। वैनन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने हमेशा उसके साथ ब्रदर जैसा समझा। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। डर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने लगता है और वो वैनन को उठाने लगता है। जैसे ही वैनन उठ जाता है संज्ञान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों के बीच में क्या हुआ? तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, तुम मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहे थे, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम भी ड्रंक थे। ये कहकर वो वैनन पर चिल्लाने लगता है। वैनन तो संज्ञान की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उस पर सारा ब्लेम कर रहा है। कल रात की बातें भी वैनन के लिए एक ड्रीम की तरह था। वो कभी भी इतनी बड़ी बातें नहीं सोचा था। वो देख सकता है कि संज्ञान कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, उसके साथ कितना ज़्यादा डिस्कशन फेस कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू है। इससे वैनन भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है। कहता है, यन तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस किया था। वो दर्द के वजह से हंसने लगता है, उसके आंखों में आंसू भी आ जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी और पैनिक फील करने लगता है। वैनन कहता है, अगर तुम कल रात की बातें याद करो तो ये भी याद आ जाएगा कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा बेग किया था कि यहीं पर रुक जाओ, मगर तुम मुझ पर कितना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। मैं भी एक ही ह्यूमन हूँ, तुम्हारे टच से मैं अराउज हो गया। अगर तुम मुझे ब्लेम करने से तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तुम्हें गिल्टी से छुटकारा मिल रहा है तो ब्लेम कर सकते हो। ये कहकर वो इमीडिएटली वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर उसके बैक पेन की वजह से वो नीचे गिर जाता है। संज्ञान दौड़ के जाकर उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर वैनन तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, यू बास्टर्ड।
ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है। संज्ञान भी युवरान को रोकना चाहता था, मगर उसके सर के दर्द के वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा सिचुएशन में क्यों फंस गया? मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। मेरी लाइफ इतना ज़्यादा बेचैबल क्यों है? आई एम सॉरी हान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।